नमस्कार। बीएससी पार्ट थर्ड की फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स में कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में पिछले दो लेक्चर्स में हमने पैरेलल रिएक्शन और अपोजिंग रिएक्शन या रिवर्सिबल रिएक्शन देखी थी। आज हम तीसरी तरह की कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कॉन्जुगेटिव रिएक्शंस की स्टडी करेंगे, यानी कॉन्जुगेटिव रिएक्शंस की काइनेटिक की स्टडी हम इस लेक्चर्स में करेंगे। प्रथम कोटि की क्रमागत अभिक्रिया या कॉन्जुगेटिव रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्रमागत अभिक्रिया हम किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया जो अभिक्रियाओं की एक पूरी श्रेणी में संपन्न होती है, एक सीरीज में कंप्लीट होती है, यानी एक क्रियाकारक से उत्पाद बनता है, फिर उत्पाद दूसरी अभिक्रिया के लिए क्रियाकारक का कार्य करता है और दूसरी अभिक्रिया संपन्न होती है। इस तरह से अंतिम उत्पाद बनता है। तो एक अभिक्रियाओं की एक श्रेणी से अभिक्रिया संपन्न होती है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम कॉन्जुगेटिव रिएक्शन या हम क्रमागत अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे ए जो क्रियाकारक है वो उत्पाद बी में परिवर्तित हो जाता है। उत्पाद बी अब क्रियाकारक की तरह कार्य करता है और ये उत्पाद सी में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह से ए से बी और बी से सी ये अभिक्रिया एक श्रेणी में संपन्न हुई और क्रियाकारक ए से उत्पाद सी अभिक्रियाओं की एक श्रेणी के कारण बना। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्रमागत अभिक्रिया या कॉन्जुगेटिव रिएक्शन कहते हैं। इस अभिक्रिया में क्रियाकारक ए जो है उत्पाद बी में परिवर्तित हो जाता है और उत्पाद बी उत्पाद सी में परिवर्तित हो जाता है। तो जो उत्पाद बी है वो अब दूसरी अभिक्रिया के लिए क्रियाकारक का कार्य कर रहा है। तो इस तरह से ये एक सीरीज में रिएक्शन कंप्लीट होती है। क्रमागत अभिक्रिया का हम एग्जांपल लें। देखिए, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज जो है वो इस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। इसमें यूरेनियम 239 जो है विघटित होकर नेपच्यूनियम 239 में परिवर्तित हो जाता है और नेपच्यूनियम 239 जो है वो विघटित होकर प्लूटोनियम 239 में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह से यह एक अभिक्रिया हुई और यह एक दूसरी अभिक्रिया हुई। तो एक अभिक्रिया के बाद दूसरी अभिक्रिया संपन्न होती है, तो यह कॉन्जुगेटिव या क्रमागत अभिक्रिया कहलाती है। अब हम एक रिएक्शन लें। जैसे ए जो है वो बी में परिवर्तित होता है और बी जो उत्पाद है वो अब क्रियाकारक की तरह कार्य करता है और बी जो है वो सी में परिवर्तित हो जाता है। तो ये एक कॉन्जुगेटिव रिएक्शन है, एक क्रमागत अभिक्रिया है। इसमें ए की प्रारंभिक सांद्रता ए मोल प्रति लीटर है और प्रारंभ में क्योंकि यानी t=0 पर बी और सी की सांद्रता 0 है क्योंकि अभिक्रिया आरंभ नहीं हुई है। अब टी समय पर ए से एक्स मोल बी में परिवर्तित हो जाते हैं और बी से वाई मोल सी में परिवर्तित हो जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं टी समय पर ए की सांद्रता ए माइनस एक्स, बी की सांद्रता एक्स माइनस वाई और सी की सांद्रता वाई होगी। तो अभिक्रिया से पूर्व सांद्रता ए थी और अभिक्रिया के पश्चात भी सांद्रता पूर्व सांद्रता के बराबर होगी, यानी अभिक्रिया से पूर्व सांद्रता अभिक्रिया के बाद अभिक्रिया से पूर्व कुल सांद्रता अभिक्रिया के बाद कुल सांद्रता के बराबर है। तो अभिक्रिया से पूर्व सांद्रता ए थी और अभिक्रिया के पश्चात यानी टी समय पर सांद्रता ए माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस वाई प्लस वाई होगी। तो हम ये कह सकते हैं ए इक्वल टू ए माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस वाई प्लस वाई। अब हम इन तीनों पदार्थों ए बी सी के बनने एवं प्रयुक्त होने की वेग समीकरण देखें। तो ए के प्रयुक्त होने का वेग माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू K1 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए होगी। अब हम ए की कंसनट्रेशन जानते हैं। ए की कंसनट्रेशन क्या है? ए माइनस एक्स। तो यहाँ हम ए की जगह ए माइनस एक्स रखते हैं, कैपिटल ए की जगह। तो हमारा क्या होगा? माइनस डी ए माइनस एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू K1 ए माइनस एक्स। अब माइनस डी अपॉन डी टी इक्वल टू 0 होगा तो
हमारा क्या रहेगा, केवल डी एक्स अपन डी टी, तो डी एक्स अपन डी टी इक्वल टू हमारा क्या होगा, k1 a माइनस एक्स। अब इस इक्वेशन का अगर हम इंटीग्रेशन करें, समाकलन करें, तो समाकलन करने पर हमें क्या मिलेगा, a माइनस एक्स इक्वल टू a डॉट एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस k1t। अब पहले पद के संपन्न होने में, यानी फर्स्ट जो रिएक्शन हो रही है उसके संपन्न होने में b बनता है, तो b की सांद्रता बढ़ती जाती है। लेकिन इसके साथ ही दूसरा पद भी संपन्न होने लगता है, तो दूसरे पद में जो उत्पाद b है वो अब क्रियाकारक की तरह कार्य करेगा, तो b की सांद्रता विघटित होगी और c बनेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि डी एक्स माइनस वन अपॉन डी टी इक्वल टू क्या होगा, वेग, जिस सिस्टम में b की सांद्रता बढ़ती है। अब या हम ये कह सकते हैं डी एक्स माइनस वाई अपॉन डी टी इक्वल टू बी के बनने का वेग माइनस बी के सी में विघटन का वेग, या हम ये कह सकते हैं सी बी के बनने का वेग माइनस बी के सी में बनने का वेग या विघटित होने का वेग। तो हम ये कहेंगे डी एक्स माइनस वाई अपॉन डी टी इक्वल टू k1 a माइनस एक्स। केवल a माइनस एक्स क्या है, b के बनने का वेग, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा ये, और माइनस k2 x माइनस वाई, यानी b के विघटित होने का वेग x माइनस वाई, k2 x माइनस वाई। या हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं डी एक्स माइनस वाई अपॉन डी टी इक्वल टू डी एक्स माइनस वाई अपॉन डी टी इक्वल टू k1 a डॉट e या एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस k1t माइनस k2 x माइनस वाई। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है वो प्रथम कोटि की रेखीय अवकलित समीकरण है। अब इस अभिक्रिया, इसे हल करने पर अभिक्रिया के अंतिम उत्पाद c और सांता y का परिकलन किया जा सकता है। अगर हम इस इक्वेशन का अगर हम समाकलन करें, तो समाकलन करने पर हमें क्या मिलेगा, x माइनस वाई इक्वल टू k1 a अपॉन k2 माइनस k1 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस k1t माइनस एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस k2t। अब हम समीकरण 107 से, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखी, उससे हम देखिए x क्या है, x इक्वल टू हमारा है x इक्वल टू a माइनस a डॉट एक्सपोनेंशियल माइनस k1t। अब इसमें हम a कॉमन निकाल दें तो क्या बचा, 1 माइनस एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस k1t। ये x जो है इसका मान हम समीकरण 10 में रखते हैं, यानी इस इक्वेशन में रखते हैं x का मान। तो x का मान रखने पर हमें क्या मिलेगा, y इक्वल टू a अपॉन k2 माइनस k1 इंटू k2 माइनस k2 एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस k1t माइनस k1 एक्सपोनेंशियल की पावर k1 माइनस एक्सपोनेंशियल की पावर k2 माइनस k2t। तो ये हमारे कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शंस के लिए x और y की वैल्यूज है। अब हम जो इक्वेशन है 107, उससे हम t समय पर a की सांद्रता a माइनस एक्स ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह से b की सांद्रता x माइनस वाई को हम समीकरण 110 द्वारा, और c की सांद्रता y को समीकरण 112 द्वारा परिकलित कर सकते हैं। हम समीकरण 107, 110 और 112 जो अभी हमने देखी, इनसे a, b और c की सांद्रता ज्ञात कर लेते हैं। a, b और c की सांद्रता समय के साथ किस प्रकार परिवर्तित होती है, इसको हम इस ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं। इस ग्राफ में हम a, b और c की कंसंट्रेशन को c के साथ प्लॉट करते हैं, तो ये ग्राफ इस तरह से मिलेगा। इस ग्राफ में हम देख रहे हैं कि a की सांद्रता समय के साथ साथ घटती जा रही है। जैसे जैसे समय का सांद्रता घटती जाती है, लेकिन कभी भी सांद्रता शून्य नहीं होगी। इसी तरह से b की सांद्रता हम देखें तो समय के साथ पहले बढ़ेगी और फिर घटेगी और फिर कांस्टेंट सी हो जाती है। और c की सांद्रता हम देखें तो c की सांद्रता
समय के साथ बढ़ती जाती है। अब हम कुछ कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शंस के एग्जाम्पल देखें। जैसे डाइएथिल सक्सिनेट है। डाइएथिल सक्सिनेट का अगर हम साबुनीकरण कराएं, यानी NaOH के साथ रिएक्शन कराएं, तो पहली रिएक्शन में केवल इस ग्रुप का केवल एक COO2H5 ग्रुप किस में कन्वर्ट होगा, CH3COONA में। उसके बाद दूसरा ग्रुप भी COONA में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी जो डाइएथिल सक्सिनेट है वो किस में परिवर्तित हो गया, CH2COONA होल ट्वाइस में, अर्थात इसका पूर्ण साबुनीकरण हो गया। तो ये पहली रिएक्शन और ये दूसरी रिएक्शन होगी, तो दो कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शंस हो गई। इसी तरह से डाइमेथिल ईथर का अगर हम विघटन देखें, तो डाइमेथिल ईथर का पहले विघटन होगा और CH4 और फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। अब फॉर्मेल्डिहाइड का पुनः विघटन होगा और H2 और CO बनेगा। तो पहले रिएक्शन होगी, फिर दूसरी रिएक्शन। पहली रिएक्शन के लिए वेग स्थिरांक K1 और दूसरी रिएक्शन के लिए वेग स्थिरांक K2 होगा। तो ये भी एक कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शंस है। इसमें डाइएथिल ईथर से उत्पाद फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा और फॉर्मेल्डिहाइड का विघटन होकर H2 और CO बनेगा। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम देखें रिगार्डिंग कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शंस। सबसे पहला रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यदि किसी अभिक्रिया में K2 इज ग्रेटर देन K1 है, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शंस मान लो हम केवल ऐसे दो रिएक्शन देखें जिसमें A से B और B से C में परिवर्तित हो रहा है, और A से B में परिवर्तित होने के लिए जो वेग स्थिरांक है वो K1 है, और B से C में परिवर्तित होने के लिए वेग स्थिरांक K2 है। यदि अभिक्रिया के लिए K2 इज ग्रेटर देन K1 हो, अर्थात द्वितीय पद के वेग स्थिरांक का मान पहले पद की तुलना में अधिक हो, तो उस स्थिति में क्या होगा, जो ही B की कुछ मात्रा बनेगी वो तुरंत C में बदल जाएगी, अर्थात C का बनना A के विघटन की दर पर निर्भर करेगा कि A का विघटन, क्योंकि B तुरंत ही C में परिवर्तित हो रहा है। तो इसके लिए A से B बनना हमारा K1 है, वेग निर्धारक पद होगा। इसके विपरीत यदि K1 इज ग्रेटर देन K2 हो, तो उस स्थिति में क्या होगा, वेग निर्धारक पद की ये वाली रिएक्शंस होगी, B to C बनना, यानी B से C बनना वेग निर्धारक पद होगा। तो सिंपली हम ये कहें A से B और B से C अगर कोई रिएक्शन हो रही है और ये K1 है और ये K2 है, यदि K2 इज ग्रेटर देन K1 है तो उसके लिए वेग निर्धारक पद हमारा पहला वाला होगा, और अगर K1 इज ग्रेटर देन K2 है तो वेग निर्धारक पद दूसरा वाला होगा। सेकेंडली हम इन अभिक्रियाओं में A की सांद्रता लगातार घटती जाती है और C की सांद्रता लगातार बढ़ती जाती है, लेकिन B की सांद्रता पहले बढ़ती है और फिर घटती है, यानी B पहले बढ़ेगा। अभी हमने देखा कि B के लिए अगर हमने ग्राफ देखा तो वो इस तरह से था, तो B की सांद्रता पहले बढ़ती है और फिर घटती है। अतः एक अवस्था ऐसी होती है जब B की सांद्रता उच्चतम होगी, इसे B मैक्सिमम, और जब B की सांद्रता मैक्सिमम हो तो उस समय को T मैक्सिमम कहते हैं। यानी जब B की सांद्रता मैक्सिमम हो तो ये B मैक्सिमम, और इस समय पर T मैक्सिमम होगा। तो ये हमारी कॉन्जिगेटिव रिएक्शंस थी। थैंक यू।